नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बिल्कुल समास को एक ट्रिकी वे में जानेंगे, एक नैनो सेकंड की ट्रिक में कि आप जो है यदि इस क्लास को देख लेते हैं तो आप दुनिया के किसी भी एग्जाम्स में बैठ जाइए। आप समास पोर्शन से एक भी क्वेश्चन कभी भी छोड़कर एग्जाम साल से नहीं आने वाले हैं। तो आप पूरी क्लास एक बार देखना जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक पेन लीजिएगा और साथ में एक कॉपी लीजिएगा और उस स्वर्णिम कलम की सहायता से अपने स्वर्णिम भविष्य को लिखिएगा। एक ट्रिक डाल के लिखिएगा, द्वंद्वी अब तक। और ये छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम सभी समासों को जानने वाले हैं। तो ट्रिक कौन सी है? तो ट्रिक है द्वंद्वी अब तक। ये दोस्तों ये आपकी ट्रिक है, द्वंद्वी अब तक। तो दो से हो गया द्वंद्व समास, दी से हो गया द्विगु समास, आ से हो गया अव्ययीभाव समास, बा से हो गया बहुब्रीहि समास, ता से हो गया तत्पुरुष समास और लास्ट 6 है का से हो गया कर्मधारय समास। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों समास लिखिएगा 6 प्रकार के होते हैं। और होते कौन कौन से हैं? तो द से हो गया द्वंद्व समास, दी से हो गया द्विगु समास, आ से हो गया अव्ययीभाव समास, बा से हो गया बहुब्रीहि समास, ता से हो गया तत्पुरुष समास और लास्ट 6 है का से हो गया कर्मधारय समास। तो समास 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे चलते हैं, समास की परिभाषा जानते हैं कि समास कहते किसे हैं। अब दोस्तों डालिएगा समास की हेडिंग और उसके नीचे लिखिएगा, समास के नीचे लिखिएगा दोस्तों संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। तो एक 2 शब्दों की लाइन में हमने समास की परिभाषा जान ली। और दूसरी परिभाषा लिखिएगा दोस्तों, 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। इन दोनों परिभाषाओं में से जो भी आपको आसान लगे आप उसे जो है याद कर सकते हैं। उसके नीचे डाल के लिखिएगा समास के भेद। और समास के भेद होते कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों समास के कुल 6 भेद होते हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखिएगा समास 6 प्रकार के होते हैं। अब इनको जानेंगे कि होते कौन कौन से हैं। अभी जो है हमने पिछले स्लाइड में भी जाना था कि समास कौन कौन से होते हैं और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से भी जाना था कि द्वंद्वी अब तक। और इस द्वंद्वी अब तक में 3 शब्दों की लाइन में हमने सभी 6 के 6 समासों को जान लिया था। पुनः एक बार इन सभी 6 समासों को फिर से एक बार जान लेते हैं। तो समास के भेद कौन कौन से हैं? तो समास के भेद हैं, पहला हो गया द्वंद्व समास, दूसरा हो गया द्विगु समास, तीसरा हो गया तत्पुरुष समास और चौथा हो गया कर्मधारय समास, 5वां हो गया अव्ययीभाव समास और लास्ट 6 है 6वां समास बहुब्रीहि समास। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास लिखिएगा 6 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो लिखिएगा पहला हो गया द्वंद्व समास, दूसरा हो गया द्विगु समास और तीसरा हो गया तत्पुरुष समास, चौथा हो गया कर्मधारय समास, 5वां हो गया अव्ययीभाव समास और 6वां हो गया बहुब्रीहि समास। अब दोस्तों इनको सभी को एक छोटी सी ट्रिक के साथ जानेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। तो आप देखते ही समास को सिर्फ चुटकियों में हल करेंगे। तो बने रहिए क्लास में। देखते हैं पहला समास द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास की हेडिंग डाल के लिखिएगा उसके नीचे, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कि द्वंद्व समास आप कैसे एक नैनो सेकंड में हल करेंगे। तो पहले ट्रिक डाल के लिखिएगा, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। तो द्वंद्व समास में सबसे अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। और उसके नीचे दूसरी टिक डालिएगा, द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। तो लिखिएगा जहां पर योजक चिन्ह आता है ठीक उसी जगह और विभक्ति का भी लोप होता है। तो कैसे होता है देखते हैं इनको एग्जाम्पल्स की सहायता से कि होता कैसे है। तो उसके नीचे उदाहरण डाल के लिखिएगा, जैसे कि माता पिता, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है और ठीक उसके जगह और आया हुआ है तो हो जाएगा माता और पिता। तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। दूसरा एग्जाम्पल्स है राम कृष्ण, राम कृष्ण के बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है और राम और कृष्ण
तो राम और कृष्ण ये योजक चिन्ह की जगह और विभक्ति का लोप हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा टिक लगाएंगे, तो सीधे आप लगाएंगे द्वंद्व समास। तीसरा है भाई बहन, तो भाई बहन के बीच में योजक चिन्ह है, तो आप टिक लगाएंगे सीधे द्वंद्व समास में। और पाप पुण्य, तो पाप पुण्य के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह के ठीक जगह और विभक्ति का लोप हुआ है, तो यहाँ पर सीधे द्वंद्व समास में ट्रिक आप लगाएंगे। तो आप देखिए कैसी जो है एकदम छोटी सी ट्रिक है, और उस ट्रिक के माध्यम से आपने द्वंद्व समास को एक चुटकी में हल करना सीख गए होंगे, ये मैं आशा करता हूं। सुख दुख, अब सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है, और योजक चिन्ह के ठीक जगह और विभक्ति का लोप हुआ है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। अब दोस्तों एक नोट डाल के लिखिएगा, उसके नीचे द्वंद्व समास में योजक चिन्ह के साथ शब्द आपस में हमेशा विलोम होते हैं। तो नोट डाल के लिखिएगा, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह के साथ हमेशा शब्द विलोम होते हैं। कैसे विलोम होते हैं, तो जैसे कि माता पिता, दोस्तों ये बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है, और ये शब्द आपस में क्या है, तो माता पिता आपस में विलोम है। और दूसरा है दिन रात, विलोम है, और दोनों के बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। चलते हैं अगले समास की ओर। तो दूसरा समास की हेडिंग डाल के लिखिएगा द्विगु समास, और उसके नीचे लिखिएगा जिस समास में पूर्व पद संख्या वाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास किसे कहते हैं, तो द्विगु समास में जिस समास में पूर्व पद संख्या वाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और उसके नीचे टिक डाल के लिखिएगा द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। तो टिक क्या है, तो टिक है द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। और दूसरी टिक लिखिएगा यदि पहला पद संख्यावाची है, तो पहला पद संख्यावाची है तो वहां पर द्विगु समास होगा। तो यदि पहला पद संख्यावाची है तो वहां पर द्विगु समास होगा। तो शब्दों में कहीं भी आप पहला पद देखेंगे, यदि समास पूछ रहा है तो वहां पर अगर पहला पद संख्यावाची है तो वो द्विगु समास होगा। इनको देखते हैं एग्जाम्पल्स की सहायता से। तो उदाहरण डाल के लिखिएगा उसके, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, यहाँ पर पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास होगा। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, तो यहाँ पर पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास होगा। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, तो यहाँ पर पहला पद संख्यावाची है तो सीधे द्विगु समास होगा। सतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह, तो यहाँ पर दोस्तों 7 देखा तो आपने टिक किया द्विगु समास में। क्यों टिक किया, क्योंकि यहाँ पर पहला पद संख्यावाची है तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। तो एक नैनो सेकंड की टिक थी कि पहला पद यदि संख्यावाची है तो वहां पर द्विगु समास होगा। चलते हैं अगले समास की ओर। अब तीसरा समास की हेडिंग डाल के लिखिएगा कर्मधारय समास, और उसके नीचे लिखिएगा जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसके नीचे दोस्तों टिक डाल के लिखिएगा प्रत्येक विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। तो यदि कोई भी शब्द विशेषता बता रहा है तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। कैसे होगा, देखते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ से, ज्यादा समझ में आता है तो देखते हैं। जैसे कि काली मिर्च, अब काली है जो मिर्च, विशेषता बताई गई है इसमें मिर्च की कि मिर्च कैसी है, तो मिर्च काली है। तो मिर्च अगर काली है तो कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। दूसरा एग्जाम्पल्स है नील कमल, मतलब नीला है जो कमल, तो इसमें कमल की विशेषता क्या बताई गई है, कमल एकदम कैसा है, तो नीला है कमल। कमल कैसा है, तो कमल नीला है। तो इसमें विशेष कौन सा है, विशेष हो गया कमल और विशेषण हो गया नीला, नीला है जो कमल। तो इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय समास। और तीसरा है पीतांबर, तो पीतांबर मतलब पीत, पीत का मतलब होता है पीला, तो पीला है जो अंबर,
तो अंबर कैसा है, तो अंबर पीला है। तो यहाँ पर अंबर की क्या विशेषता बताई गई है कि अंबर पीला है, तो पीतांबर हो जाएगा। और लास्ट 4 है हमारा जो है एग्जाम्पल्स, चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी, तो चंद्र के समान मुख वाली, तो एक जो है स्त्री है उसके बारे में कहा गया है कि चंद्र के मुख समान वाली, मतलब मुख कैसा है, तो मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पे विशेषता मुख की कैसी बताई गई है, तो मुख की विशेषता चंद्रमा के समान बताई गई है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। चलते हैं नेक्स्ट समास की ओर। अब आ गया दोस्तों चौथा समास। चौथा समास कौन सा है, तो चौथा समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को हम जानेंगे एकदम एक लाइन की परिभाषा के माध्यम से। डालिएगा हेडिंग अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो अव्ययी भाव जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब दोस्तों ट्रिक डाल के लिखिएगा नीचे, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिस भी समास में पहले उपसर्ग होगा वो 100% अव्ययी भाव समास होगा। तो टिक डाल के लिखिएगा दोस्तों, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ, जैसे कि यथा स्थान, मतलब स्थान के अनुसार। तो यहाँ पे दोस्तों यथा ये क्या है, ये उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रत्येक उपसर्ग वाला समास अव्ययी भाव समास होता है। तो दोस्तों प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे यथा उपसर्ग है आजीवन। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर जीवन उपसर्ग लगा हुआ है। तो जीवन भर, आजीवन का क्या अर्थ होता है, जीवन भर। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीवन उपसर्ग लगा हुआ है और प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। तीसरा एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्रतिदिन, मतलब प्रत्येक दिन। इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग है प्रत्येक। तो प्रत्येक उपसर्ग होने के कारण यह अव्ययी भाव समास है। यथा समय, यथा समय मतलब समय के अनुसार। यहाँ पर उपसर्ग यथा लगा हुआ है, तो कौन सा है, तो यथा समय मतलब समय के अनुसार। तो यहाँ पर समास होगा अव्ययी भाव समास। दोस्तों एक आगे नोट डाल के लिखिएगा, तो नोट डाल के लिखिएगा, अगर कोई समास रिपीट शब्द हो और साथ में योजक चिन्ह लगा हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। कैसे, तो जैसे लिखिएगा रात, रात, यहाँ पर दोनों शब्द कैसे हैं, तो दोनों शब्द रिपीट हुए हैं ना। तो यहाँ पर रिपीट होने के साथ साथ यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है, तो बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और दोनों शब्द रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कि दिन, दिन, यहाँ पर ये दोनों शब्द रिपीट हुए हैं और साथ में बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर टिक लगाएंगे आप अव्ययी भाव समास। क्योंकि अगर कोई समास रिपीट शब्द हो और साथ में योजक चिन्ह लगा हो तो वहां पर 100% अव्ययी भाव समास होगा। तो चलते हैं अगले समास की ओर। दोस्तों 5 नंबर डाल के लिखिएगा, 5वां समास आ गया दोस्तों हमारा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास की हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखिएगा, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष या तीसरे का अर्थ का बोध होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे अर्थ का बोध होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि एक ट्रिक लिखिएगा दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हुए भी तीसरे को बताएंगे। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हुए भी तीसरे की बात करेंगे, वहां पर कौन सा समास होगा, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। चलते हैं दोस्तों इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि नोट करिएगा,
दशानन, 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण की बात की गई है। तो यहाँ पर दशानन, तो यहाँ पर दोनों जो है पद प्रधान हैं, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, तो बात इसमें जो है कर रहे हैं रावण की। दशानन, यहाँ पे कोई रावण तो नहीं लिखा है, लेकिन ये 2 पद हैं और दोनों ही पद प्रधान हैं, लेकिन ये बात किसकी कर रहे हैं, तो रावण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थार्थ शिव जी। तो यहाँ पर नीलकंठ आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसी शिव जी का तो नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, तो ये शिव जी की बात कर रहा है। नीला कंठ है जिसका, अर्थार्थ शिव जी। यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हुए भी किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। अब दोस्तों तीसरा उदाहरण है, देखिएगा और नोट करिएगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो यहाँ पर लंबोदर आया हुआ है, तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान हैं, लेकिन तीसरे की बात किसकी कर रहे हैं, गणेश जी की बात कर रहे हैं। तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है गिरिधर। अब गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्णा। तो यहाँ पर कौन सी बात हुई है, तो गिरिधर, यहाँ पर कोई कृष्ण की बात तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर आगे जाता है कौन सा, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। तो दोस्तों ये थे बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल्स। तो आशा करता हूँ आप सब कुछ नोट करते जा रहे होंगे। और दोस्तों साथ में यदि हमारी क्लास आपको पसंद आए और हमारी क्लास में आप नए हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके मित्र भी ऐसी महत्वपूर्ण क्लास को देख सकें और 1 नैनो सेकंड में सारे समास को पहचान सकें, बिल्कुल आसान सी भाषा में और आसान सी ट्रिक के साथ। तो चलते हैं अगले समास की ओर। नोट करिएगा 6वां समास और लास्ट समास है 6वां समास। तो हेडिंग डाल के लिखिएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की हेडिंग के नीचे लिखिएगा दोस्तों, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोस्तों तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। नोट करिएगा तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। चलते हैं तत्पुरुष समास के सभी 6 भेदों को देखते हैं और बिल्कुल आसान सी ट्रिक के साथ इनको भी पहचानेंगे। इनके भागों के बारे में 6 भाग कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। दोस्तों ये हम 6 के 6 तत्पुरुष समास के सभी को एकदम आसान सी ट्रिक के साथ देखेंगे और आगे परिभाषा प्लस ट्रिक दोनों के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और जीवन में आप इन ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी जो है समास को नहीं भूल पाएंगे, ये हम शॉर्टी के साथ कह सकते हैं। तो नोट करिएगा। तो दोस्तों तत्पुरुष के सभी समासों को हम जानेंगे एक बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। तो ये कौन कौन से समास हैं, तो पहले इनके बारे में बात करते हैं। तो पहला समास है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष और 5वां है संबंध तत्पुरुष और 6वां लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष। तो ये जो है 6 तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो दोस्तों कर्म तत्पुरुष को पहचानेंगे। ये इसमें कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है और करण में से का लोप होता है। तो इनको अभी एग्जाम्पल्स के माध्यम से अगले जो है स्लाइड में जानेंगे। तो अभी जो है आप देख लीजिए, समझने के लिए आपको जो है बता रहा हूं। तो संप्रदान में क्या होगा, तो संप्रदान तत्पुरुष को के लिए पहचानेंगे, के लिए का लोप होता है इनके दोनों के बीच में। और अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, से मतलब अलग होने के लिए इसका लोप होता है। तो आप अपादान में क्या देखेंगे, से अलग होने पर जो है लोप होगा। और संबंध तत्पुरुष में क्या देखेंगे, संबंध तत्पुरुष में देखेंगे संबंध कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे कि का, के, की
और रा रे री ये संबंध होते हैं, तो संबंध तत्पुरुष में संबंध कारक चिन्ह का लोप होगा। कैसे होगा? का, के, की और रा रे री ये तीनों जो है किसी न किसी रूप में बीच में आएंगे, और लास्ट जो है अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो अधिकरण तत्पुरुष को कैसे जानेंगे? इसमें जो है अधिकरण कारक का लोप होगा। अधिकरण कारक कौन कौन से होते हैं? तो अधिकरण कारक होते हैं मैं, पर। तो और दोस्तों चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स की सहायता से। तो कर्म तत्पुरुष की ट्रिक लिखिएगा, को का लोप होगा यहाँ पर। अब कैसे होगा? तो देखते हैं एग्जाम्पल्स में। मतदाता, मतदाता मतलब मत को देने वाला, यहाँ पर कौन सी विभक्ति का लोप हुआ है? तो को का लोप हुआ है। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल्स। गिरह कट मतलब गिरह को काटने वाला, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति का लोप हुआ है? तो यहाँ पर को विभक्ति का लोप हुआ है। तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। अब चलते हैं दूसरे समास की ओर। तो तत्पुरुष का दूसरा भेद है करण तत्पुरुष। अब इसके बारे में जानते हैं। तो इसके नीचे टिक डाल के लिखिएगा, जहां पर से विभक्ति का लोप हो वहां पर करण तत्पुरुष होगा। तो करण तत्पुरुष के नीचे एक ट्रिक डालिएगा और ट्रिक डाल के लिखिएगा, जहां पे से का लोप हो और के द्वारा भी लगा हो तो वहां पे कौन सा होगा? तो वहां पे करण तत्पुरुष होगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जन्मजात मतलब जन्म से उत्पन्न, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति का लोप हुआ है? तो यहाँ पे से विभक्ति का लोप हुआ है। तो कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे करण तत्पुरुष समास होगा। अगला है मुंह मांगा मतलब मुंह से मांगा, तो यहाँ पे से विभक्ति का लोप हुआ है। तो यहाँ पे सीधा कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तो यहाँ पे करण तत्पुरुष होगा। और आगे देखते हैं गुणहीन मतलब गुणों से हीन, तो यहाँ पर से विभक्ति का लोप हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे भी करण तत्पुरुष का समास होगा। दोस्तों अगर ट्रिक आपको पसंद आए हो और आप जो है हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को पूरी ईमानदारी के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आ गया दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष की ट्रिक क्या है? तो नोट करिएगा। संप्रदान तत्पुरुष की ट्रिक है जहां पर के लिए शब्द का प्रयोग हो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। जैसे कि हथकड़ी, तो मतलब हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ पर के लिए आया हुआ है। यहाँ पर के लिए मतलब संप्रदान तत्पुरुष। जहां पर भी आपको दोस्तों के लिए दिखे वहां पर आप टिक लगाएंगे सीधे संप्रदान तत्पुरुष में। और दूसरा एग्जाम्पल्स है सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह में के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। तो चौथा डालिएगा आपादान तत्पुरुष और उसके नीचे टिक डाल के लिखिएगा, जहां पर भी से मतलब अलग होने का लोप हो वहां पर सीधा अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे धनहीन, तो धनहीन मतलब धन से हीन, तो यहाँ पर से विभक्ति आई हुई है तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। भयभीत मतलब भय से भीत, तो यहाँ पर से विभक्ति आई हुई है तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। और तीसरा एग्जाम्पल्स है जन्म आंध मतलब जन्म से अंधा, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आई है? तो यहाँ पर से विभक्ति आई है। तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। तो जहां पर भी दोस्तों से का लोप हो और वो अलग होने की दिशा का लोप बताए वहां पर अपादान तत्पुरुष होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब डाल के लिखिएगा पांचवा तत्पुरुष समास संबंध तत्पुरुष समास। तो पांचवा डाल के लिखिएगा संबंध तत्पुरुष समास और उसके नीचे ट्रिक डालिएगा, जहां पर का, के, की का लोप हो वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो संबंध तत्पुरुष समास की ट्रिक क्या है? जहां पर का, के, की का लोप हो वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। कैसे? जैसे कि प्रेम सागर, प्रेम का सागर, यहाँ पे का विभक्ति का लोप है तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। और अगला देखते हैं दिनचर्या, दिन की चर्या, तो यहाँ पर की विभक्ति का लोप है तो यहाँ पर
कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो डालिएगा तत्पुरुष का छठवां भेद अधिकरण तत्पुरुष समास। उसके नीचे ट्रिक डाल के लिखिएगा जहां पर मैं मैं पर का लोप हो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो ट्रिक डाल के लिखिएगा जहां पर मैं पर का लोप हो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल्स की तरफ से देखते हैं। नीति निपुण मतलब नीति में निपुण, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर मैं आया हुआ है, मैं विभक्ति के कारण यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अगला है कौन सा? आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, तो यहाँ पर विभक्ति का लोप है, तो यहाँ पर जो है विभक्ति के कारण कौन सा होगा? तो यहाँ पर के कारण होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। और तीसरा है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ पर का लोप हुआ है, तो ये कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं पर का लोप होता है, तो यहाँ पर किसका लोप है? तो यहाँ पर का लोप है, तो पर का लोप के कारण अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। डियर फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको समझ में आया कि नहीं। तो ये भी बताने का प्रयास करिएगा कि आप जो है कैसे समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। तो आपके फीडबैक पे हमें जो है एक मोटिवेशन मिलता है कि क्या सुधार करने की ज़रूरत है या जो है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारी क्लास को आप शेयर जरूर करिएगा, और शेयर करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम अपने वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर 1 पे आपको मिले। तो मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।